अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। प्रोग्राम में हमने बात करनी है कि इत्तेहादियों का ये जो पीडीएम की हुकूमत है उसने इजलास बुला लिया है और क्या मुश्किल फ़ैसले करने हैं मईशत से मुतल्लिक या फिर नए इंतखाबात में जाना है, इसके ऊपर मुशावरत होनी है। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम इसकी बात करने वाले हैं। बड़े अहम फैसले जो कि कल मुतवक्के हैं और आज भी एज वी स्पीक इस सिलसिले में मुलाकातें अहम जारी हैं, उससे मुतल्लिक भी अपडेट शामिल करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले ओवर द वीकेंड जो हुआ है और बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनका ज़रा जिक्र करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह दावा किया है कि उनको कत्ल करने की एक साजिश तैयार हो रही है। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें ना सिर्फ कत्ल करने वाली जो मुबैना साजिश है उसके किरदारों के नाम उन्होंने जाहिर किए हैं, उनके नाम लिए हैं, बल्कि उनका जो एक पॉलिटिकल बयानिया है जिसमें वो कहते हैं कि एक बैरूनी साजिश हुई उनकी हुकूमत को गिराने के लिए, उससे मुतल्लिक जो किरदार हैं, जो हकायक हैं, उन्होंने वो भी उस वीडियो बयान में रिकॉर्ड करवाए हैं। और इमरान खान के बकौल उन्होंने वो एक महफूज जगह पर वीडियो रख दी है और अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हुआ तो ये जो वीडियो है ये मंजर आम पर आएगी ताकि अवाम को हकायक का पता चल सके। अब इसके ऊपर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से कहा है कि जो वीडियो सबूत उनके पास मौजूद हैं, बयान जो भी उनके पास हैं इस कत्ल की साजिश से मुतल्लिक, वो लेके आए सामने। न सिर्फ इसकी तहकीकात करेंगे बल्कि उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश भी कर दी है। लेकिन मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर इसके ऊपर बड़ी तनकीद करती हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये जो साजिशी खत का बयानिया था, जब वो काम ना किया तो अब एक और जाली बयानिया ले आए हैं कत्ल करवाने की साजिश का। राना सनाउल्लाह से उन्होंने ये भी कहा, मरियम नवाज ने, कि ये जो सबूत हैं ये ज़रूर इमरान खान से मांगे और मंजर आम पर लेकर आए ताकि लोगों को हक़ाइक़ का पता चले कि कोई साजिश नहीं है उनके मुताबिक। अब वो ये मुतालबा करिए इमरान खान से कि आप किसी हादसे के होने का इंतज़ार करें, आप अभी उन किरदारों के नाम सामने लेके आएँ, वो वीडियो मंजर आम पर लेके आएँ ताकि सच पता चल सके। यही हम अपना बुनियादी सवाल अपने तज्ज़ियाकारों के सामने रख रहे हैं कि क्या इमरान खान को वीडियो सामने लानी चाहिए, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। आज पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं और शहजाद इकबाल साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। रीमा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, क्या समझती हैं आप, बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो कि इमरान खान साहब लगा रहे हैं, राय क्या है आपकी इसके ऊपर? जी शुक्रिया लीना। अगर कोई भी शख्स कहता है कि उसको धमकी मिल रही है या उसकी जान खतरे में है, मेरा ख्याल है इसको गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। खास तौर पे अगर वो शख्स एक बहुत पॉपुलर लीडर है, एक पॉपुलर जमात का सरबराह है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, तो मेरा ख्याल है ये एक संजीदा इल्ज़ाम है जो उन्होंने लगाया है। और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का भी कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होती, इसका दूसरा रुख भी है और वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत देर से एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं अपने ऊपर जो ये साजिश है इसका बयानिया बनाने के लिए। और मेरा ख्याल है बहुत हद तक वो जो झूठ है, वो जो ड्रामा है, वो अनफोल्ड भी कर चुका है। कभी वो कहते हैं फौज जो है वो साजिश कर रही थी, कभी वो कहते हैं अमेरिका साजिश कर रहा था, अब वो कह रहे हैं उन्हें मारने का भी प्लान बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल उनका जो अपना बयानिया है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और क्योंकि बाकी जो है वो इतना झूठ पे मबनी है, तो अब समझ नहीं मुझे आ रही कि वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग इस बात को, वो सच भी अगर कह रहे हो, उसको संजीदगी से लेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा संजीदगी से लेना चाहिए। तीसरी बात, बिल्कुल ये एक जुर्म है किसी को धमकी देना कि उनका आप मर्डर कर देंगे या उनको मार देंगे। तो अगर कोई जुर्म किया है किसी ने, तो इमरान खान साहब पाकिस्तानी शहरी हैं, उन पे लाजिम है कि वो उसको क्लियरली बताएं, उसके सबूत दें, ताकि जो आपकी रियासत है वो अकॉर्डिंगली उस पे एक्शन ले सके। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानिए के हद तक वो नहीं रख सकते, लेकिन लग ये रहा है कि वो अपने बयानिए तक ही इसको रखना चाहते हैं, पॉलिटिकली इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इस हद तक नहीं जाऊंगी कि ये गलत कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है तो उसके पीछे कोई वजन होगा, कोई सबूत होगा। वो एक अहम शख्सियत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्होंने ये इल्जाम लगाया है, अब इसको फॉलो थ्रू भी करना चाहिए क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। और लेकिन हमें नजर आता है रीना, हमें बिल्कुल उस तरह से इग्नोरेंट भी नहीं होना चाहिए कि वो जिस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नजर आता है वो नहीं क्लैरिफाई करेंगे, अभी उनके इंटरेस्ट में नहीं है। देखते हुए आपको लग नहीं रहा कि वो करेंगे, लेकिन आपको लगता है उनको करना जरूर चाहिए। भट्टी साहब, अगर खान साहब के अपने बयानात को देखें जो माजी में जब मुख्तलिफ ऑडियोज और वीडियोज सामने आती रही हैं,
वो बहुत सारे सवालात उठाते रहे हैं। वो खुद कहते थे उन वीडियो से मुतल्लिक कि वक्त गुजरने के बाद ऐसी वीडियोस का क्या फ़ायदा, वक्त गुजरने के बाद फिर शकूक व शुबात बढ़ जाते हैं। ये भी सवाल उठता है कि जाली है या नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हीं बयानात की खान साहब की रोशनी में उनको वक्त होते हुए ये चीज़ें, ये हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए? देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये कि अल्लाह इमरान खान साहब को लंबी उम्र अता करे, इन्हें किसी हादसे या नागहानी आफत से महफूज रखे। इस वक्त एक तरफ 11, 12, 13, 14 जमातें हैं और दूसरी तरफ वो अकेले हैं, अपनी मकबूलियत की इंतहा पर हैं। और एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी शहरी और इस एज ए एक सियासी जमात के सरबराह की हैसियत से हम पाकिस्तान इस वक्त किसी हादसे या सानिया अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि उनको मज़ीद, अगर उन्होंने जब इल्ज़ाम लगाया है तो हुकूमत को मज़ीद सिक्योरिटी देनी चाहिए। गो के जो एक खबर पड़ी थी उसके मुताबिक बनी गाला की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के 22 हैं और 72 एहलकार शामिल हैं FC के। KP हुकूमत ने 36 दिए हुए हैं, GB हुकूमत ने 6 एहलकार दिए हुए हैं, 2 सिक्योरिटी कंपनियों के 25 सिक्योरिटी गार्ड हैं वगैरह वगैरह, और फिर 4 गाड़ियां पुलिस की और 1 रेंजर की उनके साथ होती है। और भी चाहिए, बम प्रूफ गाड़ी भी है और भी चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपका सवाल है कि इमरान खान को वीडियो सामने लानी चाहिए। इस सवाल की मुझे समझ नहीं आई मैडम शेख। इमरान खान ने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करवाई कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो वीडियो देख लेना। इसमें वो सब नाम हैं जिनसे उन्हें जान का खतरा है, मतलब जो उनकी अंदरूनी और बैरून मुल्क साजिश में मसरूफ़ हैं। मतलब वीडियो तब सामने आएगी जब खुदा न खास्ता कोई हादसा, खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ना रहें, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए और ना रहें। अब वो जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अब वीडियो सामने लाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, इमरान खान साहब को इस वक्त इन कैमरा बताना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो जुडिशल कमीशन में बताना चाहते हैं, या कुछ अपने इंपॉर्टेंट लोगों को बताना चाहते हैं, ज़रूर आगाह करें उन साजिशी किरदारों से जो अंदरूनी और बैरून मुल्क उनकी कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं और जो उनको कत्ल करवाना चाहते हैं। सवाल भी यही है, ये वीडियो के लफ्ज़ के ऊपर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको सलीस कर देती हूँ ज़रा आपके लिए। जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उनको सामने लाने चाहिए, सारे जो किरदारों के नाम कह रहे हैं, जो सब कुछ कह रहे हैं। मतलब आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं ना? जी बिल्कुल, आखिरी 2 जुमले बिल्कुल उनको सामने लाने चाहिए। फोरम वोट सिलेक्ट कर लें कि किस फोरम पर लाने चाहिए और किस तरह लाने चाहिए, सबूतों के साथ लाने चाहिए। पेशकश भी कर दिया। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, ये जो आज मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह से एक जाली खत का बयानिया बना रहे हैं, अब ये जाली साजिश का, कत्ल की साजिश का सामने ले आए हैं, इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? मुझे तो बड़ी आज खुशगवार हैरत हुई है कि रीमा जो बोल रही थी, मेरे जहन में चंद फ़िक्रे वही थे जो मैंने ऐड करने थे, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं उसी की फ़िक्रों को रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि मेरे जहन में जब से इमरान खान साहब ने कहा वो बिल्कुल रच्चे बसे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की, जय भट्टी साहब ने कहा, किसी तौर गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। और फिर मत भूलें कि हमारे यहाँ शोहदा की एक लंबी फहरिस्त है। अक्टूबर 1951 में हमने बहुत बड़ा लीडर, पाकिस्तान का बानी लियाकत अली ख़ान जो है, बड़े जलसे में शहीद हुए। फिर चलो 1963 में हुसैन शहीद सुरवर्दी बैरूत में मुर्दा पाए गए और उनको भी मर्डर शक किया गया। फातिमा जना को भी 1966 में चलो एक तरफ रखें। फिर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को तो इमरान खान साहब बता रहे हैं जी कि किस तरीके से जुडिशल मर्डर हुआ। और उसके बाद जनरल जवाल हक साहब का जो शहादत है वो भी हमारे सामने है। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत है वो भी हमारे सामने है कि किस तरीके से वो बेचारी आई। पहले अक्टूबर के अंदर उनके जिस दिन पाकिस्तान आई, इतनी उनके चेहरे पे खुशी थी, और किस जब कराची में पहुंची फैसल शराय फासिल पे, और 123 बंदे शहीद हो गए, 123, और वो बाल बाल बच गई। और उसके बाद जाहिर है कि अब इमरान खान साहब ने कहा है। देखिए, इमरान साहब की बात में एक बड़ा सुकम है, एक बड़ी स्टेल सी फारसी की हकायत है कि एक बच्चा जो था
जो कि जो एक हर्ड लेके जाता था जंगल में, तो वो रोजाना शहर में आ जाता था कि शेर आया शेर आया शेर आया, और गांव वाले डंडे लेके बाहर निकल आते थे और वो लड़का आगे हंस पड़ता था। इत्तेफाक से एक दिन वाकई शेर आ गया और बेचारा शोर मचाता रहा, लेकिन गांव वाले समझा कि शायद बच्चा जो है दोबारा शरारत कर रहा है और वो उसको खा के चले गए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर झूठ इतनी तवातुर से ना बोलते तो हकीकत यह है कि आज जो हम संजीदा ले रहे हैं इस संजीदगी में भी कई गुना इजाफा होता भी होना चाहिए। और मत भूलें कि बेनज़ीर साहबा ने जब पाकिस्तान आई उससे पहले बता दिया था कि मेरे पे हमला। माजरत न्याजी साहब, जरा मुझे क्विकली बता दीजिएगा, जब आप माजी की एग्जांपल्स दे ही रहे हैं तो मरियम नवाज ने आपसे कुछ देर पहले एक और ट्वीट किया है, वो माजी की एक और मुबैना साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। वो जो इमरान खान ने डॉक्टर रिजवान से मुतल्लिक जहर वाली बात की थी जलसे में, वो कहती हैं कि जी हमें शक था कि नवाज शरीफ को जो हार्ट अटैक आया उसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है, तो उन्होंने उस तरफ भी इशारा किया है। जरा मुझे क्विकली बता दीजिएगा कि ये जो मरियम जिस तरफ इशारा कर रही है, ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान की साजिश को झूठा कहती हैं। एक फिक्र बता दूं बड़े इंपॉर्टेंट है, जिससे जो भट्टी साहब के भी आर्गुमेंट से उसका कनेक्ट हो जाएगा, कि बेनज़ीर साहब ने आने से पहले भी नाम लिए और उसके बाद पहले ब्लास्ट के बाद जैसे 123 बंदे शहीद हो गए, दूसरे नाम जो अखबारों में छप गए वो नाम, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम थे और बाद में उसके ऊपर लहदे भी। इमरान खान साहब को ये किसी तरीके से सूट नहीं करता कि इतना बड़ा काम हो और वो जो ऐसा करें जैसे कोई बहुत बड़ा मुस्तकबिल के बारे में प्रेडिक्शन करके जा रहे हैं और वो उसको सीक्रेट, ये चीज़ सीक्रेट नहीं है। इमरान खान साहब ये कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि बदकिस्मती से वो या हमाकत कर रहे हैं या जानबूझकर धोखा दे रहे हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की जो बात है बिल्कुल सही है कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स हैं, एक जिसको कहना चाहिए कि जेल के अंदर नैब के पास लाया गया उनको, फिर ये तो 3 हफ्ते नैब की जेल से निकाल के, एक नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना साजिश हुई, लेकिन अगर इमरान खान अपने ऊपर मुबैना साजिश की बात करते हैं तो बताएं, हम तो सीरियसली अलीना हम तो सीरियसली ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह कि नवाज शरीफ को ये मत भूले कि जेल से लेके नैब की अदालत में लाया गया और वहां उनको स्ट्रेचर पे ले जाके अस्पताल में ले जाया गया। ये बिल्कुल और स्टोरी है। ओके सर, आपका पॉइंट आ गया। शहजाद को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। भट्टी साहब 1 मिनट, शहजाद को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। शहजाद, खान साहब क्यों पहले नाम नहीं ले रहे? अगर ऐसी कोई चीज हो रही है और उनके इल्म में है तो क्या वजह है कि वो पहले इन साजिशी किरदारों का नाम नहीं सामने लेके आ रहे? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, सबसे पहले तो देखें, जब किसी के जान के हवाले से बात हो रही है और वो शख्स कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, साजिश है, तो उस बात को हमें जाहिर सी बात है संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल बात तो है नहीं उनकी जो वो साजिश वाली यूएस वाली कर रहे हैं। वहाँ पे तो चले आपको पता है एक सियासत है, जलसे में बात कर रहे हैं, लेकिन जान तो देखें इंसान की एक दफा है, चली गई तो फिर वो वापस नहीं आनी है। तो इसलिए इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। और ये अब हर किसी का अंदाजा है कि क्या वो सच कह रहे हैं, क्या वो झूठ कह रहे हैं, क्या जो यूएस साजिश की वो बात करते हैं उस तरह का एग्जैजुरेटेड स्टेटमेंट है, इसका रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए इस बात को संजीदा लेकर जो भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ये जो बात है जो मरीम नवाज ने की कि पहले आप नाम ले लें, अक्सर हमने ये केसेस में देखा है, अभी जो ये नियाजी साहब भी बता रहे थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो ज्यादा तफसीलात थी नाम के हवाले से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो अमेरिकी जर्नलिस्ट और उनके स्पीच राइटर मार्क सीगल को बताई थी। पहली और नॉट सेकंड पाकिस्तान ने बताई थी। सॉरी शहजाद। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नाम पब्लिक कर दिए थे उन्होंने पहले, या ये मार्क सीगल? दोनों दफा। अच्छा, जहां तक मुझे याद है जब टेस्टिमनी का मामला था और जब मार्क सीगल ने प्रेजेंट हो रहा था तो उस वक्त बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें जो कि शायद पहली मर्तबा सामने आए, क्योंकि बहुत सारी स्पेसिफिक थ्रेट्स थी या जनरल थ्रेट थी। ये बातें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मार्क सीगल को बताई थी और मुझे याद है जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि बहुत सारी तफसीलात शायद पहली मर्तबा सामने आए। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इमरान खान साहब की असेसमेंट है या डायरेक्टली उनको किसी ने थ्रेट दी है, बट बहरहाल जो भी है आपको चाहिए कि उसको उनको सिक्योरिटी दें। और ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो किसी का नाम ले लें, पहले से बता दें। अब तक जब तक ये हुआ भी नहीं है, अगर डायरेक्ट स्पेसिफिक थ्रेट है, उनको किसी ने कॉल करके थ्रेट दिए, किसी और जरिए से दिए, तो ऑब्वियसली उनको नाम लेना चाहिए क्योंकि उस पर फौरी एक्शन होना चाहिए।
अगर उनकी असेसमेंट है, उनका अंदाजा है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, तो ऑब्वियसली वो हेडसे पे तो नाम नहीं ले सकते किसी का भी। और जाहिर सी बात है, अगर इमरान खान को कोई असैसिनेट करना चाहता है, कोई पावरफुल शख्सियत ही होगी या पावरफुल ग्रुप होगा, तो उनको आप शक की बुनियाद पे, हेडसे की बुनियाद पे उनका नाम तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते। वो तो एक और जो है बड़ा इशू बन जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक थ्रेट है, देन ही शुड कम फॉरवर्ड, उनको नाम बताने की जरूरत है। अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग हर किसी की अपनी एक राय हो सकती है। यूएस कॉन्स्पिरेसी की तरह एग्जैजुरेटेड स्टोरी हो सकती है किसी के मुताबिक, लेकिन इसका रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिलहाल ये बेहतर रास्ता है। अच्छा, आपकी राय में ये अभी बेहतर रास्ता है कि या तो अगर इस समझते हैं इमरान खान साहब तो नाम ले लिए जाएं, वरना सिक्योरिटी फराहम की जाए फॉर द टाइम बीइंग, यही हाल है इसका? ये नहीं कह रहा हूं अलीना, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, अगर इमरान खान को बाकायदा किसी ने थ्रेट किया है कि हम तुम्हें असैसिनेट कर सकते हैं, तो इमरान खान को 100% नाम लेने चाहिए। अगर इमरान खान साहब ने हेडसे पे सुना है या उनका अंदाजा है, तो फिर जाहिर सी बात है उन शख्सियात का नाम नहीं लिया जा सकता सिर्फ एक अंदाजे की बुनियाद पे। ओके, ठीक है जी। भट्टी साहब, छोटा पॉइंट बनाइएगा। आती हूँ न्याय साहब। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि मैडम शेख के न्याय साहब ने और आपने दो बातें की। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जो है उस पर जरदारी, बाकी सब छोड़ दे, जरदारी साहब ने भी कहा था मैं कातलों को जानता हूं और 5 साल भुगता गए एज ए बैसियत सदर, कुछ ना हुआ। तारिक खोसा DGFIA ने एक मरतबा वो सुना गया कि मैं कातलों के करीब पहुंच चुका था तो मुझे हटा दिया गया, वो ये भी है। अच्छा, दूसरी बात है नवाज शरीफ साहब को, छोटी बात कर रहा हूँ, दूसरी नवाज शरीफ साहब को जहर की बात, हुसैन नवाज ने ये बात ट्वीट की थी, तो अब उनकी अपनी हुकूमत है, अब भी तहकीक करवा लें। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ठीक है जी, न्याय साहब जल्दी से। पहली बात है जी कि इमरान खान साहब जो है ना, ये मैं थोड़ा सा शहजाद साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मार्क सीगल को जो बेनज़ीर ने 3 नाम दिए थे, नाम देना मुनासिब नहीं क्योंकि सारे नाम बहुत बड़े बड़े अहम हैं, तो फिर ब्लास्ट हुआ तो नाम सामने आ गए। अब ये है अक्टूबर 17 को ब्लास्ट हुआ, फिर 27 दिसंबर को बेनज़ीर साहबा शहीद हो गई, इन बिटवीन 2-2.5 महीने। तो उससे पहले फिर उन्होंने 3 नाम दिए, बाद में उनमें कोई पॉलिटिशियन के भी नाम थे जो बाद में उनमें से 2 बंदे मिनिस्टर्स भी बने मुख्तलिफ औकात में हुकूमतों में। अब एक आखिरी बात यह है कि इमरान खान फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, अमेरिकन एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है, वो बाकायदा पिछले 3-4 महीने से काम कर रहे हैं। वो किसी खास शख्सियत को कभी मीर जाफर कह देते हैं, कभी गद्दार कह देते हैं, कभी हैंडलर कह देते हैं, कभी कह देते हैं मैंने नाम लिख दिया। तो ये मैं सिर्फ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब, अली ने बड़े इंपॉर्टेंट फिक्र है, बड़े एक इंपॉर्टेंट फिक्र, सिर्फ एक सेंटेंस है बस उसको कहने दे। इमरान खान साहब लगता है कहीं खास जगह पे हर तरह का प्रेशर डाल रहे हैं, जैसे फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वो सारी चीजें करके बंदे को किसी को प्रेशर में ला रहे हैं वो खास काम निकलवाने के लिए। ये मेरा अपना जाती राय है। ठीक है जी, हमारे पैनल की राय आपने जानी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर बड़ा अहम एक के ऊपर हमने बात करनी है आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़ा अहम इस वक्त सवाल ये है कि इकॉनमी किस तरह चलेगी? क्या बेहतर ये होगा कि हुकूमत सख्त फैसले करे, जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी ख़त्म करना, बहुत सारे फैसले हैं इस सिलसिले में जो लेने वाले हैं, जैसे बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आगे किस तरह से इकॉनमी को सस्टेन करना है, या फिर बेहतर ये होगा कि हुकूमत असम्बली तहलील कर दे और नए इंतखाबात में जाए? इस वक्त सारे जो बड़े हैं हुकूमत में यही सर जोड़ के बैठे हुए हैं और बड़ी अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात भी हुई। उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात हल हैं जो मौजूदा मसाइल हैं उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इंतखाबी इस्लाहात और मरदमशुमारी है उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है, तो थोड़ा सा पुश किया जाए, जल्दी करवा ली जाए मरदमशुमारी और उसके बाद कर लिया जाए। अहम इस सिलसिले में अपडेट ये है कि न सिर्फ अभी आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी शहबाज शरीफ की, बल्कि कल इत्तेहादियों के साथ PDM हुकूमत मिलकर बैठेगी और नए इंतखाबात करने हैं या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए, ये बेहतर हल है, ये बेहतर होगा मुल्क के लिए, इसके ऊपर तबादला ख्याल होगा। अपने तज्जियाकारों से भी अभी हम यही पूछेंगे कि हुकूमत के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, मुल्क के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, हुकूमत असम्बली तहलील करे या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करे। ये दोनों ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। रीमा, आपसे आगाज करना चाहूंगी इस गुफ्तगू का, क्योंकि जब
ये पीडीएम की हुकूमत आई तो इस हुकूमत को बखूबी इदराक था, पता था कि मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे और बारहा हमारे पास ये बयानात भी आते रहे कि हम इनके लिए तैयार हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क को सही समत में लाना है। तो फिर इस वक्त हिचकिटाहट क्यों है? अलीना, पाकिस्तान में कितना अच्छा होता अगर सियासी जमातें जो हैं उन्होंने फैसला करना होता और उनका फैसला क्या बेहतर होगा क्या बुरा होगा हम उस पर तबसरा करते। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि पीछे और फोर्सेस होती हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ऐसा अननोन फैक्टर होता है, कभी ज्यादा वाजे होता है वो किस तरफ है, कभी कम वाजे होता है, वो हर चीज को क्लाउड कर देता है। अगर आप वैसे पूछें आइडियल सिनारियो में एक हुकूमत आई है, उसको मुख्तलिफ फैसले करने हैं, उसके लिए उन्हें वक्त दरकार है, आईनी तौर पे वो अगले साल के बीच एंड तक उन पार्लियामेंट जो है नेशनल असेंबली है वो रह सकती है, तो हम उसको जायजा लेके सूरत हाल का बता सकते थे कि हुकूमत है, मुश्किल फैसले करे, मुल्क के मुफाद में करे। लेकिन जो अननोन फैक्टर है कि क्या उन्हें और भी किसी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी तरह से उनका साथ नहीं देगी या वो उनके खिलाफ हो जाएगी, उन्हें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी, हमें ये सब फैक्टर्स भी अपने एनालिसिस में करने होते हैं। और फ्रैंकली मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये समझने का कि इस वक्त किस हद तक एस्टैब्लिशमेंट किस चीज की फेवर में है, उनके पास क्या कार्ड्स हैं, वो क्या प्रेशर्स डाल रहे हैं। तो ये एनालिसिस करना बहुत मुश्किल बना लेता है क्योंकि मेरे पास वो एक्सेस नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, न्याजी साहब के पास अमूमन इंफॉर्मेशन होती है और फिर शहजाद के पास माशी अदादोशुमार से मुतालिक भी, तो हम इसको जरा ब्रीफ गुफ्तगू बनाते हैं। मैं दोबारा आपके पास लौट के आती हूँ ताकि हो सकता है इंफॉर्मेशन की बेस पे आप कोई ऑप्शन भी ले सकें। न्याजी साहब, बड़ी अहम बात जो रीमा कर रही हैं और ग्राउंड रियलिटीज को भी अकाउंट फॉर करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेट लेकिन ये एक रियलिटी, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए जी, को मेरिट पे तो फैसले हो नहीं रहे। रीमा ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि कई फोर्सेस होती हैं कि अब हमारे यहाँ फोर्सेस का जो न्यूट्रल होना है उसका कितना बड़ा, इसको किस तरह स्कैंडलाइज किया गया है। यानी कि जो आइन कहता है अगर उसके मुताबिक फोर्स जाती है तो न्यूट्रल होती है, तो उसके ना सिर्फ ये कि पॉलिटिक्स में अपने इम्पैक्ट पड़ते हैं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज में से कई लोग जो हैं उसको इंतहाई एक को ख़राब फेल समझते हैं, उनको मुख्तलिफ नाम देते हैं कि जानवर होता है न्यूट्रल और सारा कुछ होता है। लेकिन ये आपने देख लिया न्यूट्रल हो तो भी उसका असर आता है और पार्शियल। सर कता कलामी की माजरत, सर ठीक है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो तनकीद कर रहे हैं जो 4 साल में उन्होंने किया, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की हालत है मईशत को तो ठीक करने के लिए आई थी ना ये नई हुकूमत। तो फिर इस वक्त जो सख्त फैसले लिए जाने थे वो क्यों करने से कासिर है? सर लीना, अगले 2 फिक्रे यही हैं। देखें ना, बात यह है कि अगर मुस्लिम नून का या पीडीएम का कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं थे, कोई मुफादात नहीं थे जो आइडियलिज्म से ऊपर थे, कोई प्रैग्मेटिज्म नहीं था, तो ये हालात नहीं थे। मैंने आपके अंदर डिस्क्लेमर कह के कहा था कि तहरीक एतमाद कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसको लाना नहीं चाहिए। 3 महीने पहले कहा था तहरीक एतमाद लाने से पहले। मैंने कहा ये बहुत खराबी है। फिर मैंने कई जगहों पे कहा कि मुस्लिम नून की सियासत को इतना नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंचाएगी। आप ही को प्रोग्राम मैंने कहा था कि उड़ते हुए तीर को बगल में लेंगे। अब मैं कहता हूँ बाज़ खराबी बसियार, जिस पॉलिटिकल पार्टी को इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इमरान खान साहब की 3.5 साल की जो है हुकूमत है जिसकी वजह सारा सत्यानाश हुआ है, वो 4 हफ्ते ये हुकूमत जो है उनके गले पड़ गई है। और अगर 2-4 हफ्ते और रहती है तो क्या तस्वर करें कि इससे सिचुएशन उनके जो जिम्मे आग पड़ी है, जो इंडाइटमेंट उनको हो रही है, जो उनको मुरद इल्जाम ठहराया जा रहा है, उसके अंदर सख्ती होगी या कमी होगी। मेरे नज़दीक मुस्लिम नून जो है अपनी सियासत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा चुकी है। चाहे वो इलेक्शन दूर करे, लेकिन फायदा ये है कि इलेक्शन कराएं अक्टूबर के अंदर अगर बचना चाहते हैं। लेकिन कराने इन्होंने इलेक्शन जो है ना 2-4 हफ्तों के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर। अच्छा, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं न्याजी साहब। वो कह रहे हैं कि पूरे मूड में है कि फौरन असेंबली तहलील करें और फौरी इंतखाबात करवाएं, लेकिन न्याजी साहब के मुताबिक आइडियली असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जरा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद रियलिस्टिकली क्या पॉसिबल है ये जानते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद, ये बड़ी बात जो ब्रेक पे जाने से पहले न्यारी साहब ने की है कि मूड बना कि ये लोग पूरा बैठे हुए हैं कि असम्बलियां फौरी तहलील की जाए और इंतखाबात में जाया जाए। क्या आपको लगता है अगर कल भी और आज भी रियलिस्टिकली इंतखाबात कर दिए जाएं कॉल, फिर भी 5-6 महीने तो लगेंगे, तब तक इकोनॉमिकली सस्टेन कर सकता है पाकिस्तान ये सूरत हाल? जी अलीना, मैं थोड़ा सा पीछे से समझाना चाहूंगा कि इस वक्त इशू क्या है। देखिए, मैं तो काफी अर्से से ये बात कर रहा हूँ कि जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो उससे माशी इंस्टेबिलिटी होगी, और जिस फ्रेजाइल जगह पर हम खड़े थे शायद हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मूव था जिसका जवाब इमरान खान की हुकूमत ने एक सियासी फैसले से किया। वो सियासी फैसला ये था कि उन्होंने कहा कि हम तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, हम उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, और उन्होंने कह दिया कि अगले 3 महीने हम नहीं बढ़ाएंगे, जून तक। अब ये सब्सिडी देना तो एक बात थी, लेकिन इस फैसले से जो एक नुकसान होना था वो ये था कि जो IMF का प्लान हमारा था वो खटाई में पड़ जाना था, जो कि अब पड़ चुका है। और 2 मकसद थे इमरान खान साहब के ये करने के। एक ये कि वो ये एक मकबूल फैसला करके, पॉपुलर फैसला करके शायद अपनी हुकूमत बचा लें, वो तो हुआ नहीं। दूसरा उनका मकसद ये था कि अगर मेरी हुकूमत चली जाती है तो जो भी हुकूमत आएगी उसको फिर वो गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे, जिस पर इमरान खान साहब फिर अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर सकेंगे कि हमने तो एक फंड दे दिया था, ये फंडेड सब्सिडी थी जिसको विड्रॉ कर रहे हैं। और यही सिनेरियो इस वक्त आप देख रहे हैं। पहला सिनेरियो तो उनके हक में गया नहीं, लेकिन अब ये सिनेरियो उनके हक में जा रहा है। अब होना ये चाहिए था, पहले तो मैंने आपको याद होगा कि बार बार कहा था कि देखें, इट्स अ फेलियर, रेसिपी ऑफ फेलियर। क्योंकि कोई एक हुकूमत आ रही होती शायद वो मुश्किल फैसले कर लेते, लेकिन 12-13 पार्टीज का मिलकर कोई गैर मकबूल फैसला करना जब आपके पास सिर्फ 1.5 साल हो, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी क्या जरूरत थी कि नून लीग आती, जिन फैसलों को वो गलत समझती थी उसको दुरुस्त करने की जरूरत थी। लेकिन जो नून लीग का इनएक्शन है उसने इस वक्त सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। और अलीना, ये शायद बहुत ही कम हुआ हो किसी भी हुकूमत की तारीख में कि 1 महीने के अंदर आपका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो इतना जल्दी इरोड हुआ हो। जैसे कि अभी बात की हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कि 1 महीने में बड़ा नुकसान पहुंचाया नून लीग ने, और उसकी वजह यह है कि इनएक्शन है। फाइनेंस मिनिस्टर एक फैसला करना चाहता है लेकिन शहबाज शरीफ उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जो सोच रहे हैं उस पर नवाज शरीफ अग्री नहीं कर रहे। नवाज शरीफ क्यों नहीं अग्री कर रहे? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि आप इलेक्शन करवाएं। तो मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि अगर ये न्यूट्रलिटी एक इवेंट के लिए थी तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। अगर ये न्यूट्रलिटी मुस्तकिल थी तो फिर हमें इसको यकीनन वेलकम भी करना चाहिए। तो अब मामला ये है कि नून लीग के सामने 2 रास्ते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये रास्ता है कि वो समझते हैं कि वो बाहर से डॉलर भी लेके आएंगे और मुश्किल फैसले करने चाहिए ताकि वो मुश्किल फैसलों से रिकवर करके अगले साल इलेक्शन करवा दें। नवाज शरीफ साहब इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर हमने मुश्किल फैसले कर लिए और दबाव इतना बड़ा इलेक्शन की तरफ जाने का जिस पर शायद इत्तेहादी भी आपसे जुदा हो जाए, आज MQM का भी स्टेटमेंट आ गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हम बीच में लटक जाएंगे। जो गैर मकबूल फैसले हैं उससे हमने नुकसान भी पहुंचाया अपनी सियासत को, और फिर हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम उसको दुरुस्त कर सकें और इलेक्शन में चले जाए। तो वो एक नून लीग के लिए बड़ा खतरनाक सिचुएशन होगी। अब फैसला ये किया गया है नून लीग की जानिब से कि तमाम इत्तेहादियों को बिठाएंगे और कहेंगे कि ये बोझ हम लेने को तैयार नहीं है अकेले। आप सब ने वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, आप सब ये बर्डन शेयर करें। अगर 2-3 बड़ी पार्टीज ये बर्डन शेयर करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर ये हुकूमत चलाएंगे आगे। अगर नहीं होते तो फिर उनका इरादा ये है कि केयर टेकर सेटअप आए और वो ये सारे गैर मकबूल फैसले करे ताकि सियासी कॉस्ट उसकी ना देनी पड़े। 2 अहम चीजें इस हफ्ते में हमने सुनी थी। जरदारी साहब, फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे इन्फ्लेशन होगी। तो इन दोनों इत्तेहादियों को कन्विंस करना मुश्किल लग रहा है, कन्विंस करना पड़ा। अच्छा, मुझे जरा क्विकली बता दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया, कि अगर फॉरेन इलेक्शंस भी कॉल कर दिए जाते हैं उस वक्त भी तो एक अबिस की सूरत हाल होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। क्या पाकिस्तान तब भी सस्टेन कर सकेगा इकोनॉमिकली टिल अ फ्रेश हुकूमत कम्स, न्यू हुकूमत कम्स? बहुत अच्छा सवाल है अरीना। ये जैसे क्योंकि टाइम इज ऑफ द एसेंस राइट नाउ, ये 1 महीने में भी हमने बहुत डिले किया है। 15 अप्रैल को ये फैसला कर लेते हैं कि तेल की कीमत बढ़ानी है। एक तो ये कि जो सब्सिडी का बोझ आ रहा है हुकूमत पे वो नहीं आता। दूसरा, पिछले महीने हमने डीजल रिकॉर्ड, पाकिस्तान की रिकॉर्ड जो है कंजम्पशन की है डीजल की, तो क्योंकि आप उस पर एक सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस होती, रियल प्राइस होती तो शायद आप उसकी डिमांड को कम कर सकते थे, तो आपका जो इंपोर्ट बिल है उस पर प्रेशर कम आता, आपका करंट अकाउंट का खसारा कम रहता। लेकिन वो स्टेप्स नहीं लिए गए। अब आप बिल्कुल ठीक कह रही है, ये एक कंसर्न है कि अगर फौरी इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, असेंबली आप कल डिसॉल्व कर दें, 3 माह के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, चले 3 माह के नहीं, आप 2 माह के अंदर भी करवाएं, तो क्या हम 2 माह सरवाइव कर सकते हैं विदाउट फंडिंग फ्रॉम IMF?
और फ्रेंडली नेशंस बड़ा मुश्किल है, वो सिनेरियो बड़ा डेंजरस होगा पाकिस्तान के लिए, बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए इरशाद भट्टी साहब, इत्तेहादियों को कल हो सकता है वो ये है कि किसी तरीके से हम फ्रेंडली नेशन से पैसे लेकर आ जाएं, अगर वो दे देते हैं आईएमएफ प्लान के बगैर, या आईएमएफ मान जाता है कुछ रिलैक्सेशन के लिए, तो वो डॉलर्स आना जरूरी है ताकि हम करंट अकाउंट पे, जिसको कहते हैं कि डिफॉल्ट की तरफ ना जाए हम। जी ठीक है जी, शहजाद पॉइंट नोटेड। भट्टी साहब से क्विकली मैंने उनका जवाब लेना है। भट्टी साहब, इत्तेहादियों को अगर मना भी लेते हैं, क्या आपको बुला देते हैं इजलास में, क्या आपको लगता है वो मान जाएंगे? खासकर एमक्यूएम ने आज जब मर्दमशुमारी के ऊपर बात की है, इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं। मैडम शेख, बिलावल भुट्टो ने बड़े जोश में कहा था कि इस वक्त इमरान खान नियाजी की हुकूमत नहीं रही। आज वो उतने ही जोश में कह सकते हैं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत है, उतने ही जोश से। वो जोश ठंडा क्यों पड़ गया? अब गले का ढोल पड़ गया, अब आ गए लुटली मौजें, ठंड पै गई, ठीक है, हुण आराम जे। इमरान खान को घर भिजवाना है, नवंबर तकर्री हमने करनी है, अपने केस आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम करना है। 4 मरतबा पीपल्स पार्टी, 4 मरतबा नून लीग हुकूमत कर चुकी है। इसके ऊपर तो हमने अच्छा कह के बड़ी सियासी कीमत अदा करनी होगी, मुश्किल फैसले लेंगे तो मकबूलियत में कमी होगी। इमरान खान की बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, बकौल मरियम नवाज गंदा टोकरा हम क्यों उठाएं, हम बर्डन क्यों न उठाएं? हम सब करके इलेक्शन में जाएंगे, मकबूलियत में कमी आ गई, तो पहले क्यों नहीं सोचा था? ये पहले अकल नहीं थी? ठीक है, पहले एक्साइटमेंट में ही सारा करके सर। तो अब बात ये है कि अगर आप मुझे अब अगर इलेक्शन करवाएंगे तो क्या करेंगे? 3 जी आगे रास्ता पहला और आखिरी एक ही रास्ता है मैडम शेख, फ्रेश इलेक्शन, ताज़ा इंतखाबात। अब इलेक्शन कमीशन के अपने मसाइल हैं, आईएमएफ अपने उनकी चाहिए, उनको हुकूमत लंबी चाहिए जो वो उनसे डील कर सके, और नवंबर तकर्री भी है, लेकिन इलेक्शन हैं। और जिन इनका जो हाल होगा ना, आप पीडीएम का जाके इलेक्शन में जिस तरह ये एक्सपोज हुए हैं, लग पता जाएगा भी करना पड़ेगा बर्दाश्त। चले भट्टी साहब, ये कल की एपिसोड में डिस्कस करेंगे, आने वाले दिनों में डिस्कस के इसका क्या रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए भी। लेकिन अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।